एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में प्रीवियस लेक्चर से हमने अकाउंटिंग रेशियोज और वीकेंड से रेशियो एनालिसिस स्टार्ट किया। प्रीवियस लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशियो या रेशियो एनालिसिस के रेशियोज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, रेशियोज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज पर डिस्कशन किया था और उसके अलावा हमने मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज पर डिस्कशन कर लिया था। ओके, अब इस लेक्चर से हम वन बाय वन एक एक रेशियो को उठाते जाएंगे और उनके कंसेप्ट को और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो से और लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो हम डिस्कस करेंगे करंट रेशियो। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर रेशियोज में 4 क्लासिफिकेशंस बताए थे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड क्लासिफिकेशन इज सॉल्वेंसी, थर्ड इज व्हाट एक्टिविटी और टर्नओवर एंड फोर्थ इज व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, और मैंने कहा था लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारे पास 2 टाइप के रेशियोज होते हैं। फर्स्ट वन इज द करंट रेशियो एंड सेकंड वन इज द लिक्विड रेशियो। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले करंट रेशियो पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको लिक्विडिटी रेशियोज, वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से मैं बता दूं कि भाई लिक्विडिटी रेशियो आपके बिजनेस की लिक्विडिटी को मेजर करते हैं और लिक्विडिटी बनती है किसी भी बिजनेस की उसकी कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश है कि कितनी तेजी से उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज कैश में कन्वर्टेबल होती हैं। और अगर आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज में क्लासिफिकेशन, जैसे हम बात करें एसेट्स हुई और लायबिलिटीज हुई, तो एसेट्स का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में होता है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। लायबिलिटीज में भी एक तो वैसे तो इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है और फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्लासिफिकेशन हो जाता है। ओके, और ये जो नॉन करंट एसेट है ये मोर देन 12 मंथ्स की होती है या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल की होती है, ये लेस देन 12 मंथ्स की होगी, ये मोर देन 12 मंथ्स और ये लेस देन 12 मंथ्स की होगी। फाइन, तो नेचुरली लिक्विडिटी जो होगी वो उन एसेट्स के अंदर ज्यादा मिलेंगी जिनका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। नॉन करंट एसेट में लिक्विडिटी कम होगी और करंट एसेट में लिक्विडिटी ज्यादा होगी। इन द सेम वे नॉन करंट लायबिलिटी में लिक्विडिटी नहीं होगी और करंट लायबिलिटी में लिक्विडिटी होगी। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि लिक्विडिटी मींस कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, कौन सी एसेट कितनी फास्ट और रैपिड कन्वर्टेबल होती है कैश के अंदर। तो नेचुरली लिक्विडिटी का रिलेशन नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी से तो नहीं होगा। जो भी रिलेशनशिप है वो बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी है। मींस इन लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर ले देकर हम ओवरऑल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके फाइन, ये हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी को मेजर करता है और लिक्विडिटी बनती है कितनी फास्ट आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैश में कन्वर्टेबल हो जाती है। करंट लायबिलिटी कैसे कैश में कन्वर्टेबल होगी? बाय पेमेंट टू करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कैसे कैश में कन्वर्टेबल होगी? बाय रिसीविंग कैश फ्रॉम दैट स्पेसिफिक करंट एसेट। तो स्पेसिफिकली हमें इस लिक्विड रेशियो के अंदर या लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में ही डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी जो क्रिएट होती है वो ड्यू टू करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ही क्रिएट होती है। ओके फाइन, अब इसके अंदर हमारा फर्स्ट रेशियो है दैट इज व्हाट? करंट रेशियो। सबसे पहला रेशियो हमारा इसके अंदर होता है कौन सा? करंट रेशियो। ओके, और करंट रेशियो के अलावा एक सेकंड रेशियो होता है इसके अंदर, कौन सा? लिक्विड रेशियो। फाइन, तो देखिए करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। पहले हम इस करंट रेशियो के कंसेप्ट की बात करें। देखिए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में रिलेशनशिप शो करता है, एक वेरिएबल को बेस रखता है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करता है। बस यहां पर भी 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। एक वेरिएबल को बेस रखा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को आपको क्या कर रहा है? वो अल्टीमेटली शो कर रहा है। मींस वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब करंट एसेट क्या? शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म बिलोंगिंग्स एसेट क्या बोलेगा? इसको हम बोल सकते हैं दीज आर व्हाट? शॉर्ट टर्म बिलोंगिंग्स। सारी एसेट हमारी क्या होती है? शॉर्ट टर्म बिलोंगिंग्स होती है। एंड लायबिलिटीज आर व्हाट? करंट लायबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस।
ठीक है, ये हमारी शॉर्ट टर्म बिलोंगिंग्स है, ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, मींस ये वो बिलोंगिंग्स हैं जो विद इन 12 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम हमारी हो जाएंगी, कन्वर्टिबल इनटू कैश हो जाएंगी। और करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन से मीन ये वो लायबिलिटी है जिनको हमें विद इन 12 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ओके फाइन, तो हमें रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझे, देखिए इसके इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या होता है, करंट रेशो जो होता है वो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी बताता है, शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी बताता है कि हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए हमारे पास कितनी शॉर्ट टर्म बिलोंगिंग्स हैं। भाई एक जैसा नेचर होना चाहिए ना, कि अगर ऑब्लिगेशन शॉर्ट टर्म है तो नेचुरली उसके अगेंस्ट बिलोंगिंग्स भी शॉर्ट टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए हमारे पास कितनी शॉर्ट टर्म बिलोंगिंग्स है, हमारे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के ऑब्लिगेशंस को, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की लायबिलिटी को, या टेक्निकली कहें करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास कितनी करंट एसेट है। और वो जो एफिशिएंसी बिजनेस की होती है दैट इज शोन यूजिंग व्हाट, करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट रेशो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी एक बिजनेस की करंट लायबिलिटीज 2.5 लाख रुपया है और उस बिजनेस की करंट एसेट कितनी है, 5 लाख रुपीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए मेरे पास 5 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म बिलोंगिंग्स हैं मेरे पास। इसका मीनिंग ये होगा कि ये 5 लाख में कैश में कन्वर्ट करके, ये 5 लाख कैश में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उससे मैं शॉर्ट टर्म बिलोंगिंग को भी 2.5 लाख रुपए को भी पे कर सकता हूं। मींस मेरा बिजनेस अपने आप में सेफ है। इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2/1 बनेगा या 2:1 बनेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरी हर 1 रुपए की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अगेंस्ट मेरे पास 2 रुपए की शॉर्ट टर्म एसेट है, या मैं टेक्निकली कहूं कि मेरी हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट मेरे पास 2 रुपए की करंट एसेट है। मींस इसका 1 रुपए के पेमेंट के बदले में 2 रुपए की रिसीवेबल अमाउंट है मेरे पास। फाइन, तो ये हमारा क्या बताएगा, करंट रेशो एक्चुअली शो करता है। फाइन, पहली बात। दूसरी बात यह कि करंट रेशो जो है आपके बिजनेस की लिक्विडिटी को बताएगा। देखिए इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि जैसे हमारा रेशो मोर देन 1 रहेगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई मोर देन 1 अगर रहा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई आपकी करंट एसेट्स आर ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज, आपके पास इतनी आपकी करंट लायबिलिटी से ज्यादा आपकी करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बार कंडीशन सेटिस्फैक्टरी है। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, इसका मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कम हो गई। नाउ बिलोंगिंग्स आर लेसर देन ऑब्लिगेशंस, तो ये अपने आप में एक डेंजरस साइन है। डेंजरस साइन है मींस आपकी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, तो आपके पास करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है। जैसे इसके अंदर मैं कहूं 2 लाख अपॉन 2,50,000, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको 2.5 लाख रुपए की लायबिलिटीज पे करनी है, लेकिन उनको पे करने के लिए आपके पास जो टोटल बिलोंगिंग्स अवेलेबल है वो सिर्फ कितने की है, 2 लाख रुपीस की अवेलेबल है। और अगर हम इसको करेंगे तो 4:5 मींस 5 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 रुपए की एसेट है। तो करंट रेशो 1 से कम तो बहुत डेंजरस होता है, मींस आपकी लिक्विडिटी आपके पास बहुत कम है और आपके पास करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेस या सफिशिएंट बिलोंगिंग्स आपके पास एक्चुअली नहीं है। फाइन, तो ये कि करंट रेशो मोर देन 1, ये तो ये बताएगा कि आपकी करंट एसेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है, और लेस देन 1 होगा तो आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा और करंट एसेट कम है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आइडियल रेशो के ऊपर। देखिए वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, करंट रेशो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता जाता है। देखिए एक मैन्युफैक्चरर का करंट रेशो और एक सर्विस प्रोवाइडर के करंट रेशो के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के पास इतने क्रेडिटर्स नहीं होते, लेकिन मैन्युफैक्चरर के पास बहुत सारे टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं। एक मैन्युफैक्चरर का करंट रेशो एक ट्रेडर के करंट रेशो के अंदर बहुत डिफरेंसेस होते हैं, तो हम इसका कोई एक आइडियल रेशो बता नहीं सकते, बट एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि भाई आइडियल करंट रेशो इज व्हाट 2:1। ये एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि भाई आपका आइडियल करंट रेशियो जो है वो 2:1 होना चाहिए। मींस आपकी करंट एसेट आपकी करंट लायबिलिटीज के 2 टाइम्स होना चाहिए। ये एक आइडियल रेशियो है। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी कंपनीज इसको इसी के ऊपर सेट करके चलेंगी। भाई कंपनी अपना ट्राई कर सकती है, लेकिन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को मैनेज करना फिर भी इतनी तरह से कंपनी के हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर किसी कंपनी का 2 या 2 के नियर अबाउट 2 के आसपास है तो वो एक आइडियल रेशियो को मेंटेन किया हुआ है। ओके फाइन,
इससे कम के अंदर अगर आप जाते हैं तो होगा क्या कि आपको करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए रिसोर्सेस आपके पास कम होते जाएंगे। ये भी अपने आप में ठीक ठाक साइन है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो गया 1.1:1 चला गया। तो अब होगा क्या, यहां पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच की जो गैप है वो कंपैरेटिवली काफी कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप रिसोर्सेस का पेमेंट लेने जाओगे तो हो सकता है कि भाई अगर इमरजेंसी में आप पेमेंट लेने गए तो आपको फुल पेमेंट नहीं हो, तो हो सकता है कि भाई आप पूरी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाए। फाइन, चलिए जी, ये भी अच्छी बात है, मतलब कम ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा तो ज्यादा के भी अपने आप में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ज्यादा होना ये तो अच्छी बात है, आप बोलोगे कि सर हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है। जैसे अगर किसी का 2 कंपनीज है, 2:1 है और एक का 4:1 है, मींस की इसकी हर 1 रुपए की लायबिलिटी पे 2 रुपए की करंट एसेट है, इसकी हर एक करंट लायबिलिटी पर 4 रुपए की करंट एसेट है। लेकिन आप यहां पर देखिए, यहां पर फंड का अननेसेसरी ब्लॉकेज हो रहा है। फंड का अननेसेसरी ब्लॉकेज हो रहा है मींस करंट एसेट बहुत ज्यादा रख ली है आपने, और करंट एसेट का रखना भी अपने आप में मनी को ब्लॉक करता है। आपके पास अगर स्टॉक रखा हुआ है बहुत सारा, तो वो करंट एसेट तो बढ़ाएगा नेचुरली, लेकिन वो आपकी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक भी करेगा। वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक करेगा मींस लिक्विडिटी को क्या करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा। तो करंट रेशो का बहुत ज्यादा होना ये भी अपने आप में ठीक साइन नहीं है, और करंट रेशो का कम भी होना अपने आप में सही नहीं है। लेकिन हाँ, करंट रेशो का अच्छा सफिशिएंट अमाउंट पर एक बैलेंस उसके ऊपर होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही अल्टीमेटली होना चाहिए। और मैंने क्या कहा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये चेंज होता रहता है, बट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि करंट रेशो शुड बी 2:1। ये हमारा करंट रेशो आ गया, ठीक है। तो मैंने करंट रेशो का आइडियल रेशो बता दिया 2:1 होता है, और उसके बाद करंट रेशो के कंसेप्ट पे बात कर ली, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स 2 ही है हमारे करंट रेशो के अंदर। फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, करंट एसेट। पहली हमारी है करंट एसेट्स और दूसरी है हमारी करंट लायबिलिटीज। अब हम देखेंगे भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स करंट एसेट्स में आते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूजन से, क्या क्या एक्सक्लूजन से, 1 बाय 1 देखें। अगर आपने शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट देखी, ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर है, वहां से उसको देख सकते हैं। उसके अंदर हमारी जो मेन हेडिंग होती है करंट एसेट की, एसेट साइड में 2 मेन हेडिंग्स होती है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो करंट एसेट की मेन हेडिंग के अंदर सबसे फर्स्ट सब हेडिंग होती है दैट इज व्हाट, करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर या लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल होता है। फाइन, अब इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, करंट इन्वेस्टमेंट में कैसे हम आइडेंटिफाई करें। देखिए अगर आपको क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्म में दिया है तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली करंट एसेट की हेडिंग में करंट इन्वेस्टमेंट लिखा होगा। करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो करंट इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, करंट एसेट का ही पार्ट होगा। बट अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेंशन कर दिया तो इन्वेस्टमेंट अपने आप में, जैसे अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्म में नहीं है, पैराग्राफिकल फॉर्म में या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में गिवन है, तो अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया, ओनली इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानकर चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट यूज किया वर्ड, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी अपने आप में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। मींस अगर आपको वर्ड यहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट यूज कर लिया तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट यूज कर लिया तो भी उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये मैं तब की बात बोल रहा हूं जब बैलेंस शीट मेंशन नहीं हो, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है। हाँ, अगर करंट इन्वेस्टमेंट दिया है या हम बोले उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया हुआ है या फिर हम बोले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो फिर उस केस में हम इनको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट, उसकी मेन सब हेडिंग होती है दैट इज व्हाट, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सेकंड मेन हेडिंग होती है दैट इज व्हाट, इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज की हेडिंग होती है, अगर आप शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंदर जाएंगे तो इन्वेंट्री हमारी सेकंड हेडिंग होती है। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आएगा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये आ जाएगा। और क्या क्या नहीं आएगा, देखिए जो चीजें बैलेंस शीट में ली जाती हैं वो सब यहां पे ली जाएंगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। यहां पर क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और एक होता है इन्वेंट्री ऑफ व्हाट, लूज टूल्स। तो इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स नहीं लेना, इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि देखिए ये जो होती है ये सारी हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए होती है, मींस बाइंग एंड सेलिंग के लिए। रॉ मटेरियल बाय किया, क्यों, क्योंकि हम उसको मैन्युफैक्चर करके फिर मार्केट में सेल करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस,
अनफर्निश्ड या अनफिनिश्ड या हम अनप्रोसेस्ड गुड्स कहलाता है, और फिर फिनिश्ड गुड्स अपने आप में प्रोसेस्ड है। लेकिन स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स हम ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, बाइंग एंड सेलिंग, रीसेलिंग पर्पस के लिए लेकर नहीं आते। दैट्स व्हाई वी नेवर कंसीडर इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स व्हाइल कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट। तो हमें ये एक्सक्लूजन्स है और ये हमारे सारे क्या इंक्लूजन्स है। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो ये एक्सक्लूजन्स होंगे और ये हमारे इंक्लूजन्स होंगे। उसके बाद फिर हमारा थर्ड होता है, अगर आपको याद हो तो थर्ड हमारा होगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर? देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स में दो ही एसेट आती हैं। फर्स्ट होती है हमारी डेटर्स और सेकंड होती है हमारी बिल्स रिसीवेबल। और एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि अगर इसके ऊपर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है तो दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी डिडक्टेड। जो वैल्यू हम लेंगे डेटर्स की वो आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कंसीडर करेंगे, बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं लेना है। ठीक है, फाइन। तो बस ट्रेड रिसीवेबल के साथ ये प्रिकॉशन लेकर के चलिएगा। उसके बाद फोर्थ हमारा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वैसे तो डायरेक्टली लिखा हुआ आता है, बट इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, चेक इन हैंड आ जाएगा। इस टाइप की सारी आइटम्स कैश इन हैंड के अंदर कंसीडर हो जाती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अच्छा, मैं बता दूं आपको एक बात कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट में अलग से लिखा हुआ होता है और वो करंट एसेट का पार्ट होता है। आगे कैश फ्लो के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो जाता है। तो एनीवे वो जब हम कैश फ्लो डिस्कस करेंगे तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। फाइन। तो हमारा पहला हो गया करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड हो गया इन्वेंट्रीज, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स एंड फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और हमारा फिफ्थ है, इसके अंदर फिफ्थ हेडिंग कौन सी होती है? अदर करंट एसेट। अब ये अदर करंट एसेट के अंदर एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस हमें 3 करंट एसेट को कंसीडर करना है, बाकी सारी करंट एसेट को उसके अंदर एक्सक्लूड कर देना, अदर करंट एसेट को। इसके अंदर सबसे पहली होगी प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, पहली प्रीपेड एक्सपेंस होगी। सेकंड वन इज व्हाट अक्रूड इनकम्स एंड नंबर 3 इज व्हाट एडवांस टैक्सेस। ठीक है जी, ये 3 करंट एसेट को हमें इंक्लूड करना है, बाकी को हमें इवैल्यूएशन के अंदर नहीं लेना है। फाइन। तो ये हमारी लिस्ट होगी कौन सी सारी करंट एसेट की, कौन कौन सी करंट एसेट इसमें इंक्लूड होंगी, कौन कौन सी करंट एसेट में इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ये मैंने आपको लिस्ट वन बाय वन इसमें एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें अबाउट करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी की अगर आपको हेडिंग याद हो, शेड्यूल 3 पार्ट 1, करंट लायबिलिटी इज द मेन हेडिंग और उसकी सब हेडिंग्स के अंदर आता है सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बेसिकली वो सारे लोन्स आते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 12 मंथ्स या लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हो। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के पूरे कंसेप्ट को समझना है तो आप बैलेंस शीट वाला लेक्चर देख लीजिएगा जिसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद सेकंड आता है हमारा ट्रेड पेएबल्स। और ट्रेड पेएबल्स के अंदर आपको पता है 2 ही लायबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट क्रेडिटर्स एंड सेकंड वन इज व्हाट बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स जो दोनों होंगे ये अपने आप में क्या होंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। और उसके बाद फिर नंबर 3 होता है इसमें अदर करंट लायबिलिटीज। हम इसके अंदर थर्ड हमारी हेडिंग होती है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर अनक्लेम्ड डिविडेंड आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाता है। ये सारी चीजें होंगी, इतना डिटेल के अंदर उसके अंदर गिवन नहीं होता। और फोर्थ आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर हो गया तो इस टाइप के जो प्रोविजंस होते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इसके अंदर कंसीडर हो जाते हैं। तो अगर आपको ये मैंने आपको इन डिटेल इसलिए बताया कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आ जाए सारी तो कौन सी इंक्लूड करनी है कौन सी एक्सक्लूड करनी है ये आपको एटलीस्ट ध्यान में रहे कि भाई हम कौन सी चीज को इंक्लूड करके चलेंगे और कौन सी आइटम को एक्सक्लूड करके चलेंगे। फाइन। तो हमारे करंट एसेट के अंदर क्या क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली। करंट इन्वेस्टमेंट मैंने क्या कहा? अगर सिर्फ देखिए बैलेंस शीट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हमको बैलेंस शीट के फॉर्म में क्वेश्चन मेंशन नहीं होता और पैराग्राफिकल या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेंशन हो तो नहीं लेना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो तो नहीं लेना, करंट इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो तो देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ करंट एसेट। चलिए जी, सेकंड इज व्हाट इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज के अंदर इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स ले लेंगे। स्टोर्स
वर्कर्स एंड स्पेयर्स एंड डूज टूल्स को एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूजन का कंसेप्ट है। थर्ड इज व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल लेना है, बट आफ्टर डिडक्टिंग इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इफ एनी क्रिएटेड, अगर कुछ हो तो। फोर्थ होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर कैश इन एंड कैश एट बैंक ये आ जाएंगे, और उसके बाद अदर करंट एसेट कंसीडर हो जाएगा। अच्छा, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ जाएगी, मींस वो बोरिंग्स इनका पीरियड लेस देन 12 मंथ्स का हो, ठीक। उसके बाद फिर ट्रेड पेबल्स, इसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आ जाते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे। एक बात और बता दूं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट को कई लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं, बट हमें यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने करंट एसेट का मीनिंग पे डिस्कशन किया, करंट एसेट का आइडियल रेशो देखा, ज्यादा होगा तो क्या, कम होगा तो क्या, करंट एसेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया। बेसिक कंसेप्ट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट के कुछ न्यूमेरिकल से हम सबसे पहले स्टार्ट कर हमारी एक बेसिक न्यूमेरिकल से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो की इंफॉर्मेशन दे रखी है और यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो हमारे वो पॉइंट्स हमको याद रखना पड़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताया उसमें, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन के नाम पे वी हैव ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड व्हाट अदर करंट एसेट। तो सबसे पहले हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला, तो करंट रेशो का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज व्हाट करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसके अंदर करंट एसेट देखें, वन बाय वन करंट एसेट कौन सी है और करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है, वन बाय वन हम इसमें उठाते जाएंगे, ठीक है। देखिए करंट एसेट के अंदर इसमें ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल जो होगी वो करंट लायबिलिटी, और ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज ट्रेड पेबल की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, यहाँ पर इन्वेंट्री मेंशन्ड है तो आपको अननेसेसरी उसकी डिटेलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें कौन सी है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेंट्री मींस ओवरऑल इन्वेंट्री करंट एसेट मान ली जाएगी। तो इन्वेंट्री यहाँ पर जो है वो करंट एसेट है, इन्वेंट्रीज ऑफ रुपीज 1,70,000, ठीक है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट का ही पार्ट होता है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर गिवन है कितना, 2 लाख रुपीस का, तो हमने प्लस किया यहाँ पर 2 लाख। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल इज अगेन अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 1,10,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी करंट एसेट का पार्ट नहीं होता। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने आपसे कहा था कि इन्वेस्टमेंट के साथ अगर करंट मेंशन्ड हो तो ही आपको इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना है, तो करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑफ रुपीज 20,000, तो करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी करंट एसेट का पार्ट होगा 20। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट इग्नोर करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट करंट लायबिलिटी, दैट इज ऑफ रुपीज 30,000। और उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज बिल्कुल आएंगी इसके अंदर, अदर करंट लायबिलिटीज में 60,000 रुपीज आ गए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बिल्कुल शॉर्ट टर्म बोरिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी विच इज रुपीज 50,000। और अदर करंट एसेट्स दे रखी हैं इसमें, अदर करंट एसेट्स हैं रुपीज 40,000 की, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे काम की थी, कुछ हमने क्या करी इसके अंदर इग्नोर करी। तो देखें अब इसकी टोटल लगा करके, टोटल के अंदर आएगा इसमें 1,70,000 प्लस 2 लाख प्लस 110 प्लस 20 प्लस 40 इज व्हाट 5,40,000। हमारी टोटल करंट एसेट 5,40,000 की है, करंट लायबिलिटी में 1,30,000, 60,000 एंड 50,000, दैट इज रुपीज व्हाट 2,40,000। तो हमारा करंट रेशो बन जाएगा 5,40,000 करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 2,40,000। ये 4 0 से 4 0 गए, 54 और 24, 54 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो दैट इज 2.25। और वैसे आपके पास वहाँ बोर्ड्स में कैलकुलेटर नहीं होता तो आप उसको डायरेक्टली उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जो भी फ्रैक्शन आपका बनेगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे नोट टू अकाउंट दे रखा है। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ के लिमिटेड। शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट लायबिलिटी यहाँ तो क्लियरली करंट लायबिलिटी की हेडिंग गिवन है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स गिवन इन, ट्रेड पेबल्स आर गिवन। एसेट साइड में वी हैव नॉन करंट एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड नंबर 1 इज, सेकंड इज इंटेंजिबल एसेट, फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद करंट एसेट की हेडिंग में वी हैव करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज,
ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करंट एसेट, ये देके रखी है इसमें, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है इसमें। और अदर करंट एसेट का नीचे नोट गिवन है, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्सेस गिवन है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्सेस दोनों हम कंसिडर करते हैं, ठीक। दूसरी बात, इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ ₹20,000। तो मैंने आपसे क्या कहा था, स्टॉक ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करके चलना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखें भाई, देखें हमारी इंफॉर्मेशन में करंट एसेट में क्या क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है, कितने रुपए का, ₹60,000 का करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्रीज हमारी है 90,000 की, बट 90,000 में 20,000 का लूज टूल्स है, तो हमारे पास कितना रहेगा, 70,000 का हमारा इन्वेंट्रीज हो जाएगी। उसके बाद में फिर हमारा ट्रेड रिसीवेबल से, ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 का है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जो कितने का है, 2,50,000 का है। और उसके बाद में अदर करंट एसेट है विच इज ऑफ ₹1,10,000। तो ये जी हो गई हमारी टोटल करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो करंट लाइबिलिटी की क्लियरली हेडिंग मेंशन्ड है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स गिवन है कितने रुपीस की, 4 लाख रुपीस की। और नेक्स्ट दिया है ट्रेड पेबल्स 88,000 का, ठीक है। तो हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई 4,88,000। और अगर हम करंट एसेट का टोटल लगाएं तो 60 प्लस 70 प्लस 1,20,000 प्लस 2,50,000 प्लस 110, दैट इज व्हाट, 6,10,000। तो हमारा करंट रेशो बनेगा करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी विच इज ₹6,10,000 अपॉन 4,88,000। तो 6,10,000 डिवाइडेड बाय 4,88,000 इज व्हाट, 1.25:1। ये हो गया हमारा करंट एसेट। आई होप इट इज क्लियर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें गिवन है करंट एसेट्स आर ₹7,50,000 एंड वर्किंग कैपिटल इज 2,50,000, कैलकुलेट करंट रेशो। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें करंट एसेट की वैल्यू गिवन है, करंट एसेट इज ₹7,50,000, ये करंट एसेट 7,50,000 की है और वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज ऑफ ₹2,50,000। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, करंट रेशो, हमें करंट रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट रेशो के लिए हमें 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट वन इज द करंट एसेट एंड सेकंड वन इज द करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मेरे पास है बट करंट लायबिलिटी नहीं है, और करंट लायबिलिटी नहीं है उसके लिए मेरे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इन फॉर्म ऑफ व्हाट, वर्किंग कैपिटल। और आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा होगा वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पर मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पुट करता हूं, थर्ड इन्फॉर्मेशन मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल इज ऑफ ₹2,50,000, करंट एसेट इज ऑफ ₹7,50,000 माइनस करंट लायबिलिटी, देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 7,50,000 माइनस 2,50,000। so therefore current liability is of ₹5,00,000। तो मेरे पास अब करंट एसेट भी अवेलेबल है और करंट लायबिलिटी भी अवेलेबल है, तो मैं करंट रेशो लगाऊंगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट इज ऑफ ₹7,50,000, करंट लायबिलिटी इज ऑफ ₹5,00,000। तो ये हो गया मेरा 1.5:1 या 1.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट एसेट इज ऑफ ₹5,00,000, इन्वेंट्री इज ऑफ ₹2,50,000, वर्किंग कैपिटल इज ऑफ ₹3,00,000, कैलकुलेट करंट रेशो। करंट एसेट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है। अच्छा देखिए यहां पर अगर मेंशन कर दिया करंट एसेट तो इट मींस करंट एसेट इंक्लूड्स ऑल करंट एसेट्स, और इन्वेंट्री भी करंट एसेट का ही पार्ट है, तो इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेंट्री इंक्लूडेड है क्योंकि हेडिंग करंट एसेट की देके रखी है। फाइन, तो अब हमें ये जो इन्वेंट्री गिवन है क्वेश्चन के अंदर इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक। तो करंट एसेट 5,00,000 की है, वर्किंग कैपिटल ₹3,00,000 का है, करंट रेशो हमको फाइंड आउट करना है जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि भाई करंट एसेट ऑफ ₹5,00,000, इन्वेंट्री को करो इग्नोर, वर्किंग कैपिटल जो होगा दैट इज ₹3,00,000। तो फिर से फॉर्मूला किसका लगेगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। दिस इज ₹3,00,000, this is 5,00,000 minus CL, therefore CL is equals to what, 2,00,000। तो हमारा जो करंट रेशो बन जाएगा CA अपॉन CL इज इक्वल्स टू 5,00,000 अपॉन 2,00,000। तो ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स, ये डबल 2.5 टाइम्स बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, करंट रेशो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड पेएबल्स 50,000, वर्किंग कैपिटल 9,00,000, करंट लायबिलिटी 3,00,000, कैलकुलेट करंट रेशो। अब उल्टा है, अभी हमें करंट एसेट गिवन थी, करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल से फाइंड आउट की, फिर करंट रेशो निकाला। अब हमारे पास करंट लायबिलिटी मेंशन्ड है
हम करंट एसेट फाइंड आउट करेंगे और फिर वर्किंग कैपिटल से फिर उसके बाद करंट रेशो कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ट्रेड पेएबल्स 50,000 एंड करंट लायबिलिटीज 3 लाख। और मैंने क्या कहा कि अगर आपको हेडिंग करंट लायबिलिटी की गिवन है, मींस ट्रेड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ करंट लायबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन दिस वैल्यू, तो इसका मीनिंग होगा कि हमें अब अलग से ट्रेड पेएबल्स को कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक फाइन, तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स को इग्नोर करेंगे। वर्किंग कैपिटल इज ऑफ रुपीज व्हाट, वर्किंग कैपिटल है हमारी 9 लाख रुपीस की। वर्किंग कैपिटल इज ऑफ रुपीज 9 लाख। तो देखिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल है 9 लाख, करंट एसेट मुझे चाहिए और करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 3 लाख। देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल्स टू 9 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 lakhs। चलो जी ये भी हो गया। करंट रेशो इज इक्वल्स टू CA अपॉन CL, दैट इज व्हाट 12 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी 3 lakhs। ठीक है, तो 3 1 जा 3 4 जा 4:1 जो है हमारा करंट रेशो बन जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वर्किंग कैपिटल इज ऑफ रुपीज 6 लाख। पहली इंफॉर्मेशन हमें गिवन है दैट वर्किंग कैपिटल इज ऑफ रुपीज 6 लाख। टोटल डेट्स इसके अंदर दे दिया, टोटल डेट्स इज ऑफ रुपीज 27 lakhs। 27 लाख रुपीस का टोटल डेट्स है और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज इज ऑफ रुपीज 24 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी 24 lakhs की है। ठीक है, अगर यहां पर हम इक्वेशन देखें तो जो इक्वेशन बनती है टोटल डेट्स जो होता है, टोटल डेट्स का फॉर्मूला होगा टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं। ठीक है, मेरे पास टोटल डेट्स है, मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी है, तो मैं करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर लूंगा। करंट लायबिलिटी को सिर्फ वर्किंग कैपिटल को यूज करके फिर करंट एसेट फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो टोटल डेट्स इज ऑफ रुपीज 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी इज ऑफ रुपीज 24 लाख। तो करंट लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 27 लाख माइनस 24 लाख इज व्हाट, 3 lakhs। ठीक है जी, अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल इज ऑफ रुपीज 6 लाख, CA फाइंड आउट करना है, CL इज रुपीज 3 लाख। देयरफॉर करंट एसेट इज ऑफ रुपीज 9 lakhs। देयरफॉर करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट इज ऑफ रुपीज 9 लाख, करंट लायबिलिटी इज ऑफ रुपीज 3 लाख, दैट इज व्हाट 3:1 या 3 times ये हमारा करंट रेशो बन जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें करंट रेशो गिवन है और करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन गिवन है करंट रेशो इज 2.5 times, करंट रेशो इज 2.5:1 या 2.5 times एंड वर्किंग कैपिटल इज ऑफ रुपीज, वर्किंग कैपिटल इज ऑफ रुपीज 1,50,000। बस ये इंफॉर्मेशन दी एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। देखिए इसमें एक सिंपल सा फंडा है, मैं पुट करता हूं यहां वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये रख दिया मैंने। अब देखिए अगर मैं यहां पर वर्किंग कैपिटल, एक पहला तरीका मैं इसको बताता हूं। वर्किंग कैपिटल में मैंने क्या पुट किया, इसमें 1,50,000 इज इक्वल्स टू CA माइनस CL, ये कर दिया। उसके बाद मैं CL को इधर ले आता हूं तो CA डिफाइन हो जाएगा मेरा 1,50,000 प्लस CL इज इक्वल्स टू CA। ये मेरी CA की वैल्यू डिफाइन हो गई। चलिए जी, अब मैं पुट करता हूं करंट रेशो इज इक्वल्स टू CA अपॉन CL। करंट रेशो 2.5 है, CA की जगह ये पुट कर देता हूं 1,50,000 प्लस CL अपॉन CL। अब एक वेरिएबल हो गया तो हमारे लिए इजी है फाइंड आउट करना। 2.5 CL इज इक्वल्स टू 1,50,000 प्लस CL। 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल्स टू 1,50,000। 1.5 CL इज इक्वल्स टू 1,50,000। CL इज इक्वल्स टू 1,50,000 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो हमारी करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। इसी से हम करंट एसेट निकाल लेंगे, ये इसकी 2.5 टाइम्स है, या वर्किंग कैपिटल से निकाल लें। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000, CA मुझे चाहिए, CL मेरे पास 1 लाख है। देयरफॉर CA इज इक्वल्स टू 1,50,000 प्लस 1 लाख इज व्हाट, 2,50,000। इसका एक मेथड तो ये हो गई। दूसरी एक और अप्रोच से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमें क्या देके रखा है, करंट रेशो 2.5:1। जैसे मैंने यहां पर वर्किंग कैपिटल से कोई एक करंट एसेट या करंट लायबिलिटी डिफाइन किया था, ऐसे ही मैं अब करंट रेशो से डिफाइन कर लेता हूं। देखिए करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 2.5 इज इक्वल्स टू CA अपॉन CL। देयरफॉर CA इज इक्वल्स टू 2.5 CL। ये मैंने पुट कर दिया।
अब मैं इसको वर्किंग कैपिटल में पुट करूंगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल कितनी है मेरे पास 1,50,000, सी ए की जगह मैंने रखा 2.5 CL माइनस सी एल, ये लीजिए ये हो गया आपका 1,50,000 इज इक्वल्स टू 1.5 CL, देयरफॉर CL इज इक्वल्स टू 1,50,000 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 1 लाख। इसी के अंदर पुट कर दीजिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारे पास 1,50,000, सी ए मुझे चाहिए, सी एल इज रुपीज 1 लाख, देयरफॉर सी ए इज इक्वल्स टू 2,50,000। तो ये हमारी एक दूसरी मेथड है, आप चाहें तो इस मेथड से करें, आप चाहें तो इस मेथड से करें, ये शॉर्ट एंड स्वीट है, उठा करके आप सीधे रख सकते हैं, और इस मेथड से भी आप करना चाहें तो करें। भाई देखिए एग्जाम में हमें उस मेथड के साथ जाना चाहिए जिसके साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हमें लगता है कि हम खुद हम बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। फाइन, तो ये मैंने आपको दोनों मेथड से कैलकुलेट करके बता दिया। अब हम आगे जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये थोड़े से हमारे एडवांस लेवल के, इसमें पेमेंट और करंट रेशो, न्यू और ओल्ड करंट रेशो के एडजस्टमेंट्स हैं। यहाँ पर दे रखा है कंपनी हैड अ करंट एसेट ऑफ 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 2 लाख। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेसेस। ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे अब जो हम आगे के लेक्चर्स के अंदर इंक्रीज डिक्रीज ऑफ करंट रेशो है वो भी देखेंगे, तो उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, समझ लें। इसमें करंट रेशो उसने क्या बोला है, करंट लायबिलिटी ये बोल रहा है कंपनी हैड अ करंट एसेट ऑफ 4,50,000, तो आपके करंट रेशो जो है 4,50,000 की आपकी करंट एसेट है, और एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 2 लाख रुपीस की आपकी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये 1.25 अप्रोक्सीमेटली अभी हो रहा है इसमें। इसने बोला आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। देखिए जब आपके पास करंट रेशो गिवन है तो आप करंट रेशो के एलिमेंट्स क्या है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो अब आपको जो भी ट्रांजैक्शन दे रखा है तो उसका इंपैक्ट इस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पर ही देखिएगा, किसी तीसरे पर पड़ेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हमें एस्पेक्ट का इंपैक्ट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पर ही चेक करना है, ठीक है। इसने क्या बोला, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर गुड्स परचेज करेंगे तो एक तो गुड्स हमारा बढ़ जाएगा और हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, हमें हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। गुड्स हमारी करंट एसेट है तो करंट एसेट बढ़ेगी तो हमारी न्यूमरेटर बढ़ेगा, और हमने उधारी पर परचेस किया है करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बन जाएगा 4,80,000 अपॉन व्हाट 2,30,000। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 इज 4,80,000 डिवाइडेड बाय 230 इज 2.08। फाइन, तो ये हमारा करंट रेशो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, ये परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश होता तो यहीं पर ही 30 कैश में परचेस करते तो क्या होता, स्टॉक प्लस हो जाता और कैश माइनस हो जाता, तो यहाँ पर प्लस 30,000 और माइनस 30,000 ऊपर ही हो जाता और करंट लायबिलिटी के अंदर कोई चेंज एक्चुअली नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी वर ₹1,75,000 एंड करंट रेशियो वाज 2:1, ठीक है। इट पेड 30,000 टू द क्रेडिटर, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर रीपेमेंट। यहाँ पर इसने पहले तो हम करंट एसेट निकालना, उसने बोला है कि भाई करंट रेशियो 2:1 था, करंट लायबिलिटी 1,75,000 थी, तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी 1,75,000 इंटू 2, दैट इज व्हाट ₹3,50,000। अब वैसे ही हम क्या करें, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट इज ऑफ 3,50,000 अपॉन 1,75,000, ये ले लिया। अब इसमें इसने बोला है कि इट पेड ₹30,000 टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर हमारे कम होंगे, करंट लायबिलिटी कम होगी। पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे, इन फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश भी हमारा 30,000 रुपीज से कम हो जाएगा, तो वैल्यू विल बी व्हाट 3,30,000 अपॉन 1,45,000। तो 3,30,000 और 1,45,000 इज इक्वल्स टू व्हाट 2.27। आपका करंट रेशो एक्चुअली इंक्रीज हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशो ऑफ करंट एसेट विच इज ऑफ ₹3,00,000 एंड करंट लायबिलिटी विच इज ऑफ ₹2,00,000 इज 1.5:1। अभी हमारे पास जो करंट रेशो है, करंट एसेट 3,00,000 रुपीस की है और करंट लायबिलिटी हमारे पास 2,00,000 की है, इससे हमारा रेशो बन रहा है 1.5:1। अगर आप करके डिवाइड करके देखेंगे तो बन जाएगा। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशो ऑफ 2:1। अकाउंटेंट चाहता है कि हमारा ये रेशो 2:1 हो जाए। अभी तो 1.5:1 है, बट अकाउंटेंट इसको 2:1 के रेशो में लेकर आना चाहता है। कैसे करेगा, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी
लाइबिलिटी, और वो कैसे पे करेगा? एक करंट लाइबिलिटी को पेमेंट करके। तो करंट लाइबिलिटी का पेमेंट होगा तो नेचुरली करंट लाइबिलिटी कम होगी। अब हमें ये बताना है कि कितने का करंट लाइबिलिटी का हम पेमेंट एक्चुअली करेंगे, ठीक है। तो हमें नहीं पता कितने का करेंगे, तो हम उसको x मान लेते हैं। तो जितने की भी करंट लाइबिलिटी पे होगी उतने से हमारी क्या होगी? करंट लाइबिलिटी डाउन हो जाएगी, तो -x कर दिया। और करंट लाइबिलिटी का पेमेंट किस फॉर्म में होगा? इन फॉर्म ऑफ कैश, तो हमारा कैश भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख माइनस कैश अपॉन 2 लाख, 3 लाख माइनस x अपॉन 2 लाख माइनस x इज इक्वल्स टू 2:1। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 लाख माइनस x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 लाख माइनस x, ये हो जाएगा 3 लाख माइनस x इज इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 3 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस x। तो ये हो जाएगा माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू माइनस x। तो x इज इक्वल्स टू वॉट? 1 लाख। अगर आप 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे तो नेचुरली ये जो होगा आपका रेशो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2:1 के अंदर। चाहे तो करके देख लें, 3 लाख माइनस 1 लाख कितना होगा? 2 लाख बन जाएगा, और 2 लाख माइनस 1 लाख कितना बन जाएगा? 1 लाख। और 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 2:1, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म हैड अ करंट एसेट ऑफ ₹5 लाख, इट पेड करंट लाइबिलिटी ऑफ 1 लाख एंड द करंट रेशो बिकेम 2:1। इसके पास एक करंट एसेट थी 5 लाख रुपीस की, ठीक है। तो करंट एसेट 5 लाख रुपीस की थी, और उसने क्या किया? इस करंट एसेट में से 1 लाख रुपए का करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। तो 1 लाख रुपए करंट लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट दोनों कम हो जाएगी। इसके पहले कि मेरे पास करंट लाइबिलिटी नहीं पता कितनी है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके अंदर गिवन है, फॉर्म हैड अ करंट एसेट ऑफ ₹5 लाख, इट पेड अ करंट लाइबिलिटी ऑफ 1 लाख एंड करंट रेशो बिकेम 2:1। डिटरमाइन करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। एक फॉर्म के पास टोटल करंट एसेट थी 5 लाख रुपीस की, ये मेरा करंट रेशो है, करंट एसेट थी 5 लाख की, करंट लाइबिलिटी कितनी थी मैं नहीं जानता। अब उसने ये कहा है कि इस बंदे ने एक करंट लाइबिलिटी का पेमेंट किया जो था 1 लाख रुपीस का, और उसके बाद पेमेंट करने के बाद ये रेशो बन गया 2:1। हमें करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल बताना है पेमेंट करने से पहले और पेमेंट करने के बाद। चलिए, यानी 1 लाख का पेमेंट हुआ तो करंट लाइबिलिटी मेरी कम हो गई होगी, और पेमेंट कैश में हुआ तो करंट एसेट भी कम हो जाएगी। बस यहाँ से बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 2x माइनस, ये हो जाएगा 2 लाख, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। दिस इज व्हाट? 4 लाख इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 लाख, ये कर इधर आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 विल बिकम व्हाट? 6 लाख इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 लाख। तो करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक लाइबिलिटी वाज 3 लाख। और उस टाइम वर्किंग कैपिटल कितनी होगी? CA माइनस CL, 5 लाख माइनस व्हाट? 3 लाख, दैट इज रुपीज व्हाट? 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख रुपया पहले की वर्किंग कैपिटल थी। पेमेंट के बाद में कितनी हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट विल बिकम 3 लाख, और 1 लाख पेमेंट कर दिया तो इट विल बिकम व्हाट? 2 लाख। और हमारी वर्किंग कैपिटल क्या बन जाएगी? 4 लाख माइनस 2 लाख, क्योंकि हमारी करंट एसेट भी तो कम हुई ना, तो दैट विल बिकम व्हाट? 2 लाख। फाइन। तो ये हमारा ऑल अबाउट करंट रेशो था। करंट रेशो का हमने कंसेप्ट समझा, करंट रेशो के कंपोनेंट समझे, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इंक्लूजन्स क्या एक्सक्लूजन्स, और उसके अंदर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की। आई होप आपको इन न्यूमेरिकल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है, किसी और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे रेशो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर मैं उस पर रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।